कैब पे खर्चा करने लायक तो पैसा नहीं था फॉर श्योर, कैब या ऑटो पे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सीए मीनल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितना अर्न करते हैं। तो एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, मेरे बहुत छोटे छोटे सपने थे कि जो कपड़े मैं पहनना चाहूँ वो कपड़े मैं खरीद पाऊँ, जहाँ पे ट्रैवल करना चाहूँ वहाँ मैं ट्रैवल कर पाऊँ और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊँ, उनकी नीड्स को, उनकी विशेस को मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। तो आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। बड़े होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मतलब जो चीज़ें भी मुझे मेरी ज़रूरतें थी उस समय, तो मेरे पेरेंट्स ने वो हमेशा पूरी करी है। अब वो कैसे भी हो, चाहे उन्होंने अपनी खुद की विशेस को सैक्रिफाइस किया हो। तो हमेशा से ही मुझे था कि मैं जो भी चीज़ करूँगी लाइफ में, मुझे ऐसी करनी है कि कम से कम अपना नहीं तो मैं कम से कम अपने पेरेंट्स की उन विशेस को फुलफ़िल कर पाऊँ। तो जब मैंने अपनी सीए जर्नी बिगिन करी, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने भी यही पूछा था कि एक सीए कितने पैसे अर्न करता है, कि उस पैसे से क्या मैं जेन्युइनली जो मेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं कि मैं इन्हें एक्चुअली में पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने अपने सीए इंटर के एग्ज़ाम्स लिख दिए थे, तो मुझे अपनी आर्टिकलशिप सर्च करनी थी। मैंने स्टार्ट किया था एक मिड साइज़ फर्म से जो कि दिल्ली में सीपी बेस्ड थी, टीआर चड्ढा एंड को। तब मेरी स्टाइपेंड थी 2100 रुपीज़। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अपनी आर्टिकलशिप बिग फोर फर्म से करनी थी और मेरे पास ना कोई रेफरेंसेस नहीं थे और ना ही मेरे पेरेंट्स को इतना नॉलेज था कि एक बिग फोर में अप्लाई कैसे करते हैं और आर्टिकलशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और कोई रेफरेंसेस नहीं थे तो कोई सीवी फॉरवर्ड करने के लिए भी नहीं था। तो मुझे अपनी आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी थी और मैंने स्टार्ट करी थी एक मिड साइज़ फर्म से। तो एंड ऑनेस्टली आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि मैं एक मिड साइज़ फर्म से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगेन इट वाज माय ड्रीम कि मैं एक बिग फोर फर्म में काम करूँ। तो जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप बिगिन करी ना, तभी मतलब आई स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइंड वेज कि मैं कैसे बिग फोर में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकती हूँ। तभी मुझे पता चला कि देर आर सम बिग फोर फर्म्स जो कि ट्रांसफ़र केसेस भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एट दैट टाइम इट वाज केपीएमजी एंड डिलॉयट, तो वो लोग ट्रांसफ़र केसेस एक्सेप्ट करते थे। तो जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप इस मिड साइज़ फॉर्म से स्टार्ट करी, तभी से मतलब आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल कि मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करना है, आप प्लीज़ मेरा सीवी फॉरवर्ड कर दो। आप किसी को जानते हो या आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहा है एंड कैन फॉरवर्ड माई सीवी और नॉट। तो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी एट दैट पॉइंट। मतलब मैं एवरी अदर डे किसी को लिंक्डइन पे रीच आउट कर रही थी, फेसबुक पे रीच आउट कर रही थी, या इवन जो ऑफिस में मेरे लोग थे उनसे मैं पूछ रही थी कि आप किसी को जानते हो। तो दैट इज़ हाउ एक दिन एक फ्रेंड ने बोला कि या केपीएमजी में वैकेंसी है, मैं आपका फॉरवर्ड करवाता हूँ। एंड दैट इज़ हाउ आई अप्लाइड टू केपीएमजी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर माई आर्टिकलशिप। एंड उस टाइम थैंक गॉड, मतलब लकीली मेरा केपीएमजी में हो गया था। तो आई टुक अ ट्रांसफ़र टू केपीएमजी इन द ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिविजन। अच्छा, क्या होता है ना बिग फोर में आपका जो स्टाइपेंड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म आर्टिकलशिप फर्म्स, आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होता है। उस समय केपीएमजी का स्टाइपेंड जो था वो सबसे हाईएस्ट था। आपका फर्स्ट ईयर में था 15,000, सेकेंड ईयर में 20,000 एंड थर्ड ईयर में 25,000। वेल, बिग फोर जाने का मेरा रीज़न स्टाइपेंड नहीं था। मेरा मेन रीज़न था कि मुझे बेस्ट फर्म में काम करना था, मुझे उस बेस्ट फर्म का एक्सपीरियंस लेना था। एंड मेरे अंदर एक वो चुल थी कि नहीं यार, मतलब अगर आर्टिकलशिप करें मुझे बेस्ट ही होना है। मतलब मैं कहीं पे भी इफ़ आई एम वर्किंग, मुझे एकदम बेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए और एकदम बेस्ट एक्सपोजर चाहिए। तो मेरा वो मोटिवेशन था जब मैंने बिग फोर के लिए ट्राई किया था या एस्पायर किया था। तो आई रिमेंबर, तो आई लिव इन लाइक सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली, और केपीएमजी का जो ऑफिस था वो गुड़गांव बेस्ड था। तो जो लोग दिल्ली से हैं वो जानते हैं कि अगर आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो इट टेक्स यू अराउंड 1.5 आवर्स। तो द डिस्टेंस वॉज टू लॉन्ग, और मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करूँगी फॉर द आर्टिकलशिप तो मैं कोचिंग कब जाऊँगी, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। तो आई यूज़ टू फील कि वो जो ट्रैवल का टाइम है वो काफ़ी वेस्ट है। तो फॉर दैट रीज़न मैंने गुड़गांव में ही एक फ्लैट में एक रूम रेंट पर ले लिया था, जहाँ पे आई यूज़ टू स्टे विद 2 अदर गर्ल्स। तो
वहाँ से मेरा ऑफिस वॉज व्हाट 15 मिनट्स, और मेरी जो कोचिंग सेंटर्स थी वो भी 15 मिनट्स थी, तो मिडिल में था। तो या तो जब मैं KPMG में मेरा फर्स्ट डे था, आई रिमेंबर ऑनेस्टली बहुत एक अलग इन्वायरमेंट था। कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि कॉर्पोरेट ऐसा हो सकता है। एवरीवेयर आई लुक्ड, सब लोग इतना लाइक प्रोफेशनली ड्रेस थे, उनका कॉन्वर्सेशन का स्टाइल वाज सो प्रोफेशनल। एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट था वहाँ पे। एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, तो मतलब ऑलमोस्ट हर बंदे के हाथ में एक आईफोन होता था। एंड द कॉन्वर्सेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज टू बी लाइक कि मैं इस फॉरेन डेस्टिनेशन पे गया या उस फॉरेन डेस्टिनेशन पे गया। तो जब भी वेन एवर आई यूज टू हियर दीज थिंग्स, आई यूज टू ऑलवेज थिंक यार कि क्या ये मैं कर पाऊँगी। आई मीन क्या आई रियली होप कि मैं खुद भी ट्रैवल कर पाऊँ और अपने पेरेंट्स को भी उतना ट्रैवल करवा पाऊँ। तो या सो दैट इज़ हाउ KPMG का फर्स्ट डे वॉज, फर्स्ट फ्यू वीक्स वॉज एक्चुअली। तो या आई जॉइंड इन द ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिविजन ऑफ KPMG। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग इनिशियली मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि क्या होता है, जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इट इज़ जो लोग जानते हैं, इट कम्स अंडर टैक्सेशन। टैक्सेशन की एक बहुत ही छोटी नीश है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। In itself it is huge, but yeah, as in terms of the act, it is a small part of it. तो when I started working in transfer pricing, over the period मुझे 6-7 महीने में रियलाइज़ हो गया था कि ये फील्ड ना मेरे लिए नहीं है। एंड मेरे रीजंस बहुत क्लियर थे क्यों नहीं है मेरे लिए। वन रीज़न वॉज कि यार टैक्स एज अ होल फील्ड ही मेरे लिए नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इन्वॉल्व था। मुझे इतना ज़्यादा इनकम टैक्स ऑफिस का काम और ये सब चीज़ें ना इतना इंटरेस्ट नहीं करती थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड सेकेंड, आई फेल्ट कि जो वर्क है ना वो बहुत मोनोटोनस है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग वाज नॉट द फील्ड फॉर मी. But any which ways, I had to complete my articleship, and I was in my dream company. I was in KPMG. तो I did continue, and I had determined कि इसके बाद wherever I'll work in a different field. तो when I was in KPMG, I was living in this flat. तो उस समय ना मैंने अपने पेरेंट्स से लाइक पैसे लेने एकदम ज़ीरो कर दिया था। अगेन रीज़न वॉज कि मुझे उन पे बर्डन नहीं बनना था। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा स्टाइपेंड था 15,000 और मेरे रूम का रेंट था 11,000। तो रूम मैंने उस समय इसलिए लिया था, मेरा कोई रूममेट नहीं था, मैंने रूम इसलिए लिया था ताकि मैं फुल अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाऊँ। मेरा पर्सनली ये रीज़न था एक सिंगल रूम लेने का। तो इट वाज काइंड ऑफ कॉस्टली एट दैट पॉइंट, बट सिंस वो मेरी कोचिंग के भी पास था और मेरे ऑफिस के भी पास था, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। तो 11,000 was the rent and 15,000 was my stipend. तो I used to have only 4,000 above that जिसमें मैं अपना खर्चा करती। So what I used to do was for food I used to go to like office का canteen, उसमें ना buffet होता था। I guess it was 60 rupees. You used to get salad, two three सब्जीज and there was some rice and रोटी। पूरा ऐसे आपको एक प्लेट मिलता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर टू सेव मनी, मैं अपना लंच करती थी। तो रीफिल का ऑप्शन था ऑफकोर्स। अपना लंच करने के बाद जो भी मेरी प्लेट में एक्सेस होता था या मैं थोड़ा एक्सेस भरती थी वो मैं पैक करती थी एंड आई यूज़ टू टेक दैट बैक होम ताकि मैं उसको रात को डिनर कर सकूँ उसी से। तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टू सेव मनी। उसके अलावा आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट थ्रू दोज शेयरिंग ऑटोज़ जिसमें 10 to 12 लोग एक साथ कहीं ट्रैवल करते हैं। आई यूज़ टू चेंज दैट 2 to 3 times टिल आई रीच माई ऑफिस। तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टू सेव मनी, क्योंकि कैब पे खर्चा करने लायक तो पैसा नहीं था फॉर श्योर, कैब या ऑटो पे। तो या दिस वॉज माई वे ऑफ सेविंग मनी एंड नॉट बी अ प्रेशर। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली एक लाइफस्टाइल जीती कि एक मैंने आई वुड हैव हैड अ कुक या आई यूज़ टू टेक, इफ़ आई चोज़ टू टेक एन ऊबर या ऑटो, तो वो मुझे पैसे अपने पापा से या मम्मा से मांगने पड़ते। एंड आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनना। तो फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में तो ऑनेस्टली इतना कुछ सेव नहीं होता था, सारा का सारा ही
खर्च हो ही जाता था समहाउ. आई थिंक शायद मंथली आई यूज टू सेव 100-200 रुपीज़ एंड दैट्स इट. अच्छा, सेकेंड ईयर में व्हेन द मनी इंक्रीज, द स्टाइपेंड इंक्रीज टू 20,000, आई हैड अ लॉट ऑफ अमाउंट टू सेव. और तब भी मेरा लाइफस्टाइल सेम था, नॉट लाइक कि तब मैंने ऑटो या फिर कैब या फिर फैंसी खाना खाना शुरू कर दिया था. नो, नॉट लाइक दैट. तब मैंने जो एक्सेस अमाउंट आता था उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एट्सेट्रा. सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर, मतलब जितनी भी उसके बाद 2 इयर्स मेरे पास एक्सेस अमाउंट आया है वो मैंने इन्वेस्ट ही किया है, या फिर 1 or 2 टाइम्स जब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना होता है सम टू अ नाइस प्लेस टू फॉर डिनर और ड्रिंक्स एट्सेट्रा, तो या आई यूज टू गो देयर, डू माई एक्सपेंडिचर देयर. बट एक्चुअली आई हैड सेव्ड दिस मच ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप कि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी आर्टिकल CA कंप्लीट होने के बाद न्यू कार ली थी, आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट अ गुड अमाउंट इन दैट कार, एंड दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट प्राउड मोमेंट्स फॉर मी. तो आई विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग. मतलब अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई एंड सेव समथिंग आउट ऑफ इट एंड इन्वेस्ट दैट मनी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी असेंशियल हैबिट जो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं या फिर अर्न कर रहे होते हैं इमीडिएटली ना हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है. बट आई थिंक क्योंकि मैंने उस टाइम पर इतना सेव करना, इन्वेस्ट करना एक हैबिट इनकलकेट किया था, आज आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स टू कीप मी फेड, टू कीप कि मैं अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख सकती हूँ इवन इफ़ आई डू नॉट हैव अ इनकम स्ट्रीम कमिंग इन. ओके, सो आर्टिकलशिप वॉज ओवर और लाइक आई सेड मुझे ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कंटिन्यू नहीं करना था. दैट वॉज नॉट द फील्ड दैट आई वॉन्टेड टू बी इन. तो जब मैंने क्वालिफाई किया था आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम KPMG itself टू एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिविजन ओनली. तो उस टाइम the package that was offered was, okay, I'm not sure if I'm allowed to tell this or not, but the package that was offered to me was 9 lakhs plus variable salary. तो अगर आपने आर्टिकलशिप सेम फर्म से करी होती है, जैसे कि सेम बिग 4 से करी होती है, जैसे मैंने KPMG से ही करी थी, तो मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन मिला. लेकिन अगर आप एक फ्रेशर CA होते हो और आप किसी और मिड साइज फर्म या बाहर की फर्म से आर्टिकलशिप करके आते हो तो आपको एक लोअर पोजीशन मिलता है, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव. तो ऑफकोर्स आपका सैलरी भी इज़ लेसर अगर आप कहीं डिफरेंट फर्म से आ रहे हो. तो द पैकेज दैट आई वॉज ऑफर्ड वॉज 9 lakhs प्लस वेरिएबल. उस समय ना आई वॉज स्टिल सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि आगे मुझे क्या करना है. मुझे ऑनेस्टली मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ फील्ड्स में जॉब चाहिए थी, बट उस समय मेरे पास MBA नहीं था तो इतना ईजीली वो जॉब नहीं मिल रहा था मुझे. तो आई केप्ट सर्चिंग फॉर इट एंड तब हैपेंड वाज आई इंटरव्यूड फॉर Deloitte इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट एंड दिस जॉब ओपनिंग वाज बेस्ड आउट ऑफ Bangalore. So after the interview, मतलब I was able to crack the interview, but I had to relocate to Bangalore. Now that was a big decision क्योंकि again जो पैकेज मुझे Deloitte में मिल रहा था it was the same as I was getting in KPMG, that is 9 lakhs plus variable. तो अब Bangalore शिफ्ट होना उसमें मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा एंड मैं फ़र्स्ट टाइम इतना दूर घर से रह रही थी. I mean, जब मैं गुड़गांव में रह रही थी तो इट वॉज़ लाइक कि मैं 5 days अपना गुड़गांव रहती थी एंड वीकेंड पे आई यूज़ टू गो बैक होम. तो अब इट वाज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी कि क्या मुझे शिफ्ट होना है, क्या मुझे दिल्ली से बैंगलोर अपने पेरेंट्स से दूर जाना है. बट उस समय माई फादर टोल्ड मी दैट यू शुड डू इट. अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है यू शुड नॉट मिस आउट ऑन इट. और जब आपको करना ही नहीं है जो आप कर रहे हो तो उसमें आप यू शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम. तो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू बैंगलोर एंड बैंगलोर में अगेन द एक्सपेंसेस वर वे हाई. मतलब आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव हर्ड द रेंट इज़ वेरी हाई इन बैंगलोर अगर यू आर स्टेइंग इन द सेंट्रल एरिया ऑफ बैंगलोर. एंड मेरा एक्चुअली ऑफिस Deloitte का सेंट्रल एरिया में ही था एंड द रेंट वॉज टू हाई. And everything else is also a bit more expensive than Delhi. तो again initial like first year में इतना ज़्यादा कुछ भी सेव नहीं होता था. It used to be like I guess
50,000 rupees, 50 to 60,000 rupees I was able to save in the first year of my job. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन when I joined Deloitte after a few months only, COVID hit. कोविड का फर्स्ट वेव आ गया था एंड द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड आई हैड टू गो बैक होम. सो अगेन अब घर गए तो वापस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सेव होने लगा, क्योंकि इतना कोई रेंट पे खर्चा नहीं था और चीज़ों पे ट्रैवलिंग पे खर्चा नहीं था, एंड ऑफ कोर्स फूड वगैरह पे भी इतना एक्सपेंस नहीं था. सो दैट इज़ हाउ. और मेरा एक्चुअली 2-2.5 साल डेलॉयट में जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, मैक्सिमम पार्ट मेरा कोविड की वजह से घर पे ही गया. तो सो फर्स्ट ईयर में इट वाज लाइक 9 lakhs प्लस वेरिएबल. सेकेंड ईयर में आपको वो जो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंक्रीमेंट मिलता है, आई गॉट दैट इंक्रीमेंट एंड ऑफ कोर्स दैट इंक्रीमेंट एंड यू ऑल्सो गेट अ प्रमोशन इफ़ यू आर गुड. तो आफ्टर लाइक 1.5 years आई गॉट माई फर्स्ट प्रमोशन in Deloitte. I was an assistant manager. I got promoted to a deputy manager. Mergers and acquisition में I had a very good experience. मतलब learning was really great. और मेरे लिए ऐसा था कि अगर मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग या स्ट्रैटेजी जो फील्ड मेरे ड्रीम फील्ड्स हैं अगर उनमें जॉब नहीं भी मिलती है तो दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर लाइफ नाउ. So that is how it was going, vis-a-vis saving wise and earning wise. But actually I was still applying for the strategy roles, and towards the end of the second wave, December towards May, there was a boom in job openings. काफ़ी startups were looking to hire, काफ़ी companies were looking to hire in the strategy role, and I started applying, and that is actually when I was able to crack a lot of job opportunities. So there was this one startup that was offering me 19 lakhs. तो actually at that point currently मेरे पास मेरा Deloitte का package was 12 lakhs plus variable. So this startup was offering me way higher to join them again in the strategy role. But and again उसके अलावा भी I was interviewing with other companies, और उसमें से एक थी Praxis where I was interviewing, and again they also offered me handsomely, जो कि मैं अभी आगे बात करूँगी what that was. तो I had to choose. अब मैं स्टार्टअप में इसलिए नहीं गई क्योंकि जो Praxis का रोल था ना, it aligned more with the things I wanted to do in life. मुझे आई यूज़ टू इन्जॉय कंसल्टिंग, तो वो चीज़ मुझे प्रैक्टिस में मिल रही थी. विद स्टार्टअप में मुझे सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करना था, एक इंडस्ट्री में जाना मेरा फ्यूचरिस्टिक गोल ज़रूर था, बट इट वॉज़ नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे उस टाइम पर इंडस्ट्री बेस्ड रोल नहीं चाहिए था. आई वॉज इन्जॉइंग माई कंसल्टिंग लेवल रोल. तो दैट वॉज द वन ऑफ द मेन रीजन्स कि मैंने वो स्टार्टअप नहीं ज्वाइन किया था एंड प्रैक्टिस ज्वाइन किया. And also the second reason was Praxis was offering way more than that startup to me. So I left Deloitte and I chose to join Praxis in the management consulting division, and I was being offered 24 LPA, which was way better than what I would have gotten in an Big Four. तो Big Four में ना मुझे कैसा लगता है कि ना काम ज़्यादा होता है, आपको पैसा कम मिलता है, you slog more than you earn. तो उस वाइज भी ऑफ कोर्स Praxis was better, and of course the profile wise also it was better, and Praxis was a big deal for me because मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, मेरी कोई AIR नहीं थी, and I did not even have an MBA. तो उस तरीके से मुझे एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल में ब्रेक इन करना वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी. इट्स नॉट दैट ईजी. मतलब अगर आप लोग खुद भी ट्राई कर रहे हो या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, इट्स नॉट ईजियर फॉर यू टू क्रैक अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल अगर आपके पास रिक्विजिट डिग्रीज नहीं हैं, जैसे कि ऑफकोर्स प्राइमरी डिग्रीज और MBA, या फिर अगर आप AIR CA नहीं हो तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई रोल एट Praxis. एंड एट दैट पॉइंट जो मेरा सैलरी था, अगेन इट वॉज वे बेटर दैन जो मेरे एक्स कॉलीग्स वर इवन अर्निंग, तो उससे भी काफ़ी बेटर था मेरा सैलरी. प्रोफाइल वाइज वॉज ऑल्सो बेटर, सो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एट दैट टाइम. सो लेकिन उसके बाद भी ना व्हाट हैपेंड, अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ केप्ट ऑन कमिंग टू मी. I remember this industry based role, they were offering me 35 lakhs while I was earning 23 lakhs.
एंड देर वर मेनी अदर स्टार्टअप बेस्ड रोल जो कि ऑफकोर्स मेरी करंट सैलरी से ऊपर ही ऑफर कर रहे थे. एंड वॉट आई रियलाइज एट दैट पॉइंट वॉज कि दिस क्वेश्चन जो मैंने खुद a few years back I asked myself was कि how much does a CA earn. तो दिस क्वेश्चन ये आपके ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि हाउ मच कैन यू अर्न. मुझे लगता है एज अ CA देर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज हमारा ये जो कोर्स है ना, आई थिंक इट हैज़ बीन सो ब्यूटिफुली डिज़ाइन कि आप हर हर एंगल से बिजनेस के आप एक टच पॉइंट ले लेते हो, आप हर चीज़ सीख लेते हो इन डेप्थ तरीके से. तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं सीख सकते हो या आप किसी और डिग्री के से कम हो. आई थिंक CA डिग्री इन इट सेल्फ इज सफाइज एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज यूज टू बिलीव, और दिस इज़ व्हाई आई नेवर डिड MBA ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता था जो जॉब रोल मुझे क्रैक करना है ना उसके लिए CA बहुत है, मुझे उसके लिए कोई और डिग्री का ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हो ना, तो इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है यार कि आप साल में सिर्फ 2 लाख रुपए कमाओगे, 6 लाख रुपए कमाओगे, 10 लाख कमाओगे या 12 लाख. आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ कीप कमिंग, कि आपको देखना है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब कर सकते हो. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन कि आप कितना अर्न कर सकते हो. अगर आप अच्छे हो, आप अपने काम में अच्छे हो एंड ऑफकोर्स यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, तो आप इंडस्ट्री से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो. द ट्रिक इज़ दैट यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ. आपको काम आना चाहिए, आपको अपने आप को अपनी स्किल्स को सेल करना आना चाहिए. तो द आंसर टू द क्वेश्चन कि हाउ मच डज अ CA अर्न, मैंने आपको अपना जर्नी बताया कि दिस इज़ हाउ आई अर्न एंड दिस वॉज अ वेरी बेसिक जर्नी. बट जो मेरा सैलरी था विद टाइम वो इंक्रीज होता गया, वो ग्रो होता गया. एंड वाई वॉज दैट? बिकॉज ओवर द टाइम आई लर्न कि भाई कौन से स्किल्स मेरे अंदर ऐसे हैं अच्छे जो दैट रिक्रूटर माइट लाइक, दैट आई कैन सेल और दैट आई कैन ऑफर. तो ये कम्प्लीटली आपके पोटेंशियल पे है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है. एज अ CA आप जितना आप 1 करोड़ भी अर्न कर सकते हो. आपको पता होगा कि Big 4 में जो पार्टनर्स होते हैं दे अर्न अप टू 1 करोड़ प्लस उसके ऊपर भी उन्हें कमीशंस मिलती हैं क्लाइंट बेस्ड. तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्न कर सकते हो. और अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो फिर तो बिल्कुल ही कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हो. तो ये मेरी जर्नी थी CA की एंड हाउ माई इनकम ग्रू ओवर द ईयर्स. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ लीव मी अ कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके बाय.